चलिए, दो महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस प्रश्न के सहारे आप लोगों को ढेर सारा प्रश्न को समझने का मौका मिल जाएगा। बेहतर तरीके से समझ बन पाएगी कि एक गृह नीति होती है किसी भी प्रधानमंत्री, देश विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री, किसी भी चीज का। एक गृह नीति मतलब देश के अंदर की नीति जो होती है, उसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक आप बना सकते हैं, चाहे किसी का भी नाम पूछे। वैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपॉल के बारे में, लेकिन उसको आधार बनाकर आप किसी भी मंत्री के बारे में सेम पॉइंट्स लिख सकते हैं कि एक गृह नीति होती है और एक होता है विदेश नीति। गृह नीति मतलब देश के अंदर क्या क्या पॉइंट बन सकता है। तो देश के अंदर जो पॉइंट बनेगा, ब्रीफ में पहले समझिए कि देश के अंदर पॉइंट बनेगा कि देश के अंदर वो धार्मिक नीति कैसे अपनाया था, राजनीतिक नीति कैसे अपनाया था, सामाजिक नीति कैसे अपनाया था। ये सब देश के अंदर गृह नीति के अंतर्गत आती है। जनता को राजनीतिक छूट कैसे दिया, कैसे लिया, धार्मिक नीति, सामाजिक नीति, ये सब उसका घर के अंदर का है, जिसको हम लोग उसका कैबिनेट विकास बोल सकते हैं, राष्ट्र विकास की नीति बोल सकते हैं, घर की नीति बोल सकते हैं। तो यह गृह नीति है। लेकिन अगर विदेश नीति की बात करें तो क्या क्या पॉइंट बनेगा। विदेश नीति में कूटनीति कैसा रहा, युद्ध नीति कैसा रहा कि युद्ध किसके साथ कैसा किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया, किया तो क्यों किया, ये युद्ध नीति हो सकता है, विदेश नीति। उसके अंतर्गत क्या हो सकती है, उसके अलावा कूटनीति कि कहां बिना युद्ध किए बातचीत के सहारे उन्होंने चीजों को समझा। व्यापार नीति कैसा रहा विदेशों के साथ। तो ये सब विदेश नीति का पॉइंट्स बनेंगे। तो आपको एक ब्रीफ आइडिया लग चुका होगा कि चाहे किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में पूछे तो गृह नीति पूछे तो ये पॉइंट्स लिखनी है, और विदेश नीति पूछे तो ये पॉइंट्स लिखनी है। यहां तक बातें क्लियर हुई। तो हम लोग अब प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है, कैबिनेट के विकास में रॉबर्ट वॉलपॉल की देनों का मूल्यांकन करें। क्या है प्रश्न, देखते लिखिए। तो कैबिनेट की विकास में रॉबर्ट वॉलपॉल की देनों की, देन मतलब योगदान, उल्लेख करें, या इसी को अथवा करके बोल सकते हैं। कैबिनेट तो अपने देश की नीति है ना, तो रॉबर्ट वॉलपॉल की गृह नीति का उल्लेख करें। क्या, गृह नीति का उल्लेख करें। जैसा कि आप लोगों को हम बताया कि यहाँ आपको लिखना है 4-5 पेज, तो इधर उधर की बातें आपको लिखनी ही पड़ेगी। तो मैं बता रहा हूं क्या क्या लिखना है, इधर उधर की बातें कोई भी नहीं लिख सकते हैं, कुछ भी। तो यहाँ पर एक कीवर्ड पकड़िए, चाहे तो आप रॉबर्ट वॉलपॉल को ही पकड़ लीजिए कीवर्ड, क्योंकि मेन थीम क्या है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो रॉबर्ट वॉलपॉल को पकड़िए और रॉबर्ट वॉलपॉल के बारे में कुछ लिख दीजिए। तो रॉबर्ट वॉलपॉल के बारे में देखो क्या है कि इनका जो रॉबर्ट वॉलपॉल है, ये 1 कितना होता है, 7 और 6। इनका जन्म हुआ है 1 कितना होता है, 7, 1676 में। तो 1676 में रॉबर्ट वॉलपॉल का जन्म जो है नॉर्फोल्क में हुआ। कहाँ हुआ, नॉर्फोल्क। फॉर्क मतलब कांटा होता है, फॉर्क मतलब कांटा, कांटा नहीं। कहाँ हुआ इनका जन्म, नॉर्फोल्क में हुआ है। तो 1676 ईस्वी में इनका जन्म जो है नॉर्फोल्क में हुआ। एक जमींदार परिवार में इनका जन्म हुआ। कैसा परिवार में, एक जमींदार परिवार में जन्म हुआ। देखो हुआ क्या कि बचपन में असमय ही इनके 2 भाइयों की मृत्यु हो गई। तो 2 भाइयों की मृत्यु होने के बाद 2 स्थिति आई। एक तो स्थिति इसका ऐसे आया कि विपरीत परिस्थितियों को झेलने की क्षमता आ गई। दूसरी चीज ये क्या आई कि एक तो जमींदार परिवार में जन्म हुआ था, तो 2 भाइयों की असमय मृत्यु होने के कारण थोड़ी सी इसको धन की प्राप्ति हो गई। ठीक, 2 चीजें हैं। अब आते हैं इनकी शिक्षा। अब इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई, रॉबर्ट वॉलपॉल की शिक्षा दीक्षा, तो रॉबर्ट वॉलपॉल की शिक्षा दीक्षा ए टर्न स्कूल में हुई। स्कूलिंग कहाँ हुई, यू टर्न नहीं भाई, ये टर्न, कहाँ, ए टर्न, यू टर्न नहीं, क्या, ए टर्न। और उसके बाद एक फेमस विश्वविद्यालय है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इनकी क्या हुई, शिक्षा दीक्षा हुई। हमारे नेहरू जी भी कैम्ब्रिज में पढ़े हैं। तो आपको पता क्या चला कि रॉबर्ट वॉलपॉल के बारे में, इनका जन्म 1676 ईस्वी में कहाँ हुई, नॉर्फोल्क में एक जमींदार परिवार में हुई। ठीक, इनकी शिक्षा दीक्षा एटर्न स्कूल में हुई और उसके बाद उच्च शिक्षा ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ग्रहण किए। उसके बाद क्या हुआ, जब ये अगले शताब्दी में जब 1702 ईस्वी में पहुंचे तो इन्होंने कॉमनवेल्थ बताए थे, इंग्लैंड में सरकार की संरचना हो गई थी कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ जो है स्टुअर्ट राजवंश के समय आया था, बाद आया था। तो कॉमनवेल्थ की सरकार में ये क्या बने, सदस्य बने, सदस्य निर्वाचित हुए 1702 में, और लगभग कई सालों तक छोटे छोटे पदों पर काम किया। वैसे 6 साल तक, 6 साल छोटे छोटे पदों पर काम किया। 6 साल तक इन्होंने छोटे छोटे पदों पर काम किया। और अंत में 1708 ईस्वी में, कब,
1708 ईस्वी में इसे युद्ध मंत्री बना दिया गया। क्या बना दिया गया? युद्ध मंत्री बना दिया गया। तो मैं एक बार रिवीजन करवा दूं, 1700 यानी 1676 ईस्वी में रॉबर्ट वॉलपॉल का जन्म हुआ। 1676 1676 में रॉबर्ट वॉलपॉल का जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ, पढ़े लिखे परिवार में, समृद्ध परिवार थी। इनकी शिक्षा दीक्षा यू टर्न में नहीं है, ए टर्न में स्कूल में हुई और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की। अगले शताब्दी मतलब जस्ट 1702 ईस्वी में उन्होंने कॉमन सभा का सदस्य निर्वाचित हुआ। ये 1702 में 6 वर्ष तक छोटे छोटे पदों पर काम करने के बाद 1708 ईस्वी 1702 में 6 साल जोड़ोगे तो क्या 1708 ईस्वी में युद्ध मंत्री का पद मिला। ठीक, अब युद्ध मंत्री के पद पर काम करते हुए इन पर एक इल्जाम लगी। इल्जाम क्या लगा? ये सारी बातें लिखनी है कि युद्ध मंत्री की कहानी हम कितनी बार बोले, आप समझ चुके हैं। इल्जाम लगी। इल्जाम क्या लगी कि इसे धन का दुरुपयोग करने का इल्जाम लगा। धन का दुरुपयोग करने के इल्जाम पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। कब? 1712 ईस्वी में। आपको ईस्वी याद नहीं है तो रहने दीजिए कि कुछ दिनों तक युद्ध मंत्री के काम करने के बाद इस पर इल्जाम लगा कि धन का ये क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। तो धन का दुरुपयोग का इल्जाम लगा और इन्हें क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जो है दोष सिद्ध नहीं हो सका। गिरफ्तार तो किया, दोष सिद्ध जब नहीं हो सका तो इन्हें क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। उसके बाद इंग्लैंड के इतिहास में एक बड़ी घटना होती है। इस घटना का नाम है दक्षिण समुद्र बुलबुला की घटना। क्या बोल रहे हैं? दक्षिणी समुद्र बुलबुला की घटना। देखो, समुद्र में होती है पानी और पानी में उठता है बुलबुला, और किस तरफ के समुद्र में बुलबुला उठा? तो दक्षिणी समुद्र बुलबुला की घटना। कहां पर? अब ये घटना देखो है क्या हुआ कि इंग्लैंड का व्यापार और वाणिज्य में एक महान नुकसान का समय आया, मंदी का समय आया, और ये नुकसान इतनी थी कि सरकार तक की अर्थव्यवस्था हिल गई। तो जब दक्षिणी यानी समुद्र की बुलबुला की घटना आई तो इस समय रॉबर्ट वॉलपॉल का भाग्य पलटा। अब अच्छे भाग्य का समय आया। इन्होंने अपनी युद्ध बुद्धि से, अपने रणनीति से देश को इस दक्षिणी समुद्र बुलबुला घटना या क्या बोल सकते हैं मंदी से निकाल कर ले आया, जिस विषय से यहाँ की जनता ने इनको क्या बना दी? प्रधानमंत्री बना दी। यहाँ तक बातें समझ आई कि दक्षिणी समुद्र की बुलबुला की घटना के बाद इसका भाग्य पलटा और इसे क्या बना दिया गया? प्रधानमंत्री बना दिया गया। और 21 वर्षों तक यह लगभग प्रधानमंत्री रहा। कितनी साल? 21 साल। यहाँ तो 10 साल हम लोग झेल नहीं पा रहे हैं मित्रों को, और ये क्या है? 21 साल तक प्रधानमंत्री रहा। ठीक, अब आते हैं कि अगर हम रॉबर्ट वॉल की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हेडलाइन बना देना तुम लोग, कोई भी टॉपिक लिखे नीचे बना के 2-3 पॉइंट्स इसकी विशेषताओं का देखेंगे, उसके बाद गृह नीति देख के इस क्वेश्चन को अंत करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक, तो इसकी निम्न विशेषताएं हैं। पहला देखेंगे चारित्रिक गुण। इसके चरित्र का गुण कैसा था? यह मिला जुला आदमी था, बिल्कुल मेरे तरह। यह आदर्श आदमी था, एकदम आदर्श मंत्री, आइडियल, जिसको लोग कहेंगे अरे मंत्री हो तो रॉबर्ट वॉलपॉल के जैसा। ये हंसमुख व्यक्ति थे, मिलनसार थे। रॉबर्ट वॉलपॉल जो है आदर्श पर्सनालिटी, आदर्श व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, हंसमुख थे, लोग सबसे मिलजुल कर रहने वाले व्यक्ति थे, सहिष्णु थे। सहिष्णु का तात्पर्य है 2-4 गाली भी दे दो तो बर्दाश्त कर लेने वाला व्यक्ति, सहिष्णु थे। और जो है इसको खेल और तमाशे पर यानी इंटरटेनमेंट वगैरह पर बहुत ज़्यादा मन लगता था। इंटरटेनमेंट पर बहुत ज़्यादा मन लगता था। साथ ही साथ ये परिश्रमी थे, बुद्धिमान थे, मतलब जितनी योग्यता हो सकती है सब थे कूट कूट कर। क्या बोल रहे हैं? आदर्श मंत्री व्यक्तित्व, हंसमुख, मिलनसार, सहिष्णु, खेल तमाशे मनोरंजन पे शौकीन, बुद्धिमान, परिश्रमी। उसके बाद ये योग्यता परखने का विलक्षण गुण था इसमें कि किसी को भी देखकर पहचान ले कि ये क्या कर सकता है, ये मिनी आईएएस बन सकता है या ग्रेट आईएएस बन सकता है। ठीक, योग्यता परखने की विलक्षण गुण थी किसमें? रॉबर्ट वॉलपॉल में। अब इनका एक बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट जो हमको लगी कि ये बोलता है कि मैं कपड़े बदलने के साथ ही टेंशन को उतार के रख देता हूँ। मतलब जैसे ही मैं कपड़ा उतारता हूँ उसी समय मैं चिंता और परेशानी को उतार कर रख देता हूँ, बेकार में माथे में लेकर नहीं घूमता। ठीक, तो मतलब चिंता से ये ज़्यादा परेशान नहीं होते थे। ये जो है विरोधियों की कटु आलोचना को भी बड़ी आसानी से हंसकर सह लेते थे। लेकिन अब बात करते हैं, सभी व्यक्ति में तो सिर्फ गुण नहीं होता है, अवगुण भी होता है। क्या होता है? अवगुण। अब इसकी अवगुण की अगर बात करें तो इसके चरित्र में कुछ अंधकार पक्ष भी था। कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मेरे में सिर्फ गुण ही गुण है।
हो सकता है कि सारे गुण ही हो, लेकिन हो सकता है एक आध अवगुण हो कुंभकर्ण जैसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नहीं, बाकी सभी गुण है, कहीं भी अवगुण नहीं है, एक आध अवगुण हो सकता है कुंभकर्ण जैसा। ठीक, तो अवगुण की अगर बात करें तो इसके चरित्र में अंधकार पक्ष भी था, इसमें कुछ मानवीय कमजोरी थी। मानवीय कमजोरी, एक बार ये हनी ट्रैप में फंस गए थे। हनी ट्रैप क्या होता है नहीं पढ़ना है उस पर, तो हनी ट्रैप में एक बार फंस गए थे। मानवीय कमजोरी थी और निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते थे। ठीक, निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, और कई बार तो ये अपने विरोधियों को खुश करने के लिए भ्रष्टाचार तक कर लेते थे। और इनका सबसे बड़ा जो अवगुण देखा गया कि अपने सगे संबंधियों को इन्होंने अपने पावर के दम पर ऊंचे ऊंचे पद और स्थान दिला दिया। तो ये एक विशेष अवगुण देखा गया किसमें, वो रॉबर्ट वॉलपॉल में। अब आते हैं इसकी गृह नीति पर। रॉबर्ट वॉलपॉल की गृह नीति पर हाथ डालेंगे। चारित्र बता दिए, हंसमुख है, मिलनसार है, सहिष्णु है, टेंशन लेने वाला नहीं है। ठीक है, कितना भी चिंता परेशान नहीं कर सकता, कपड़े उतारने के साथ चिंता खत्म हो जाती है। अंधकार पक्ष में इनका देखे क्या कि ये थोड़े से निजी स्वार्थ के लिए नीचे गिर सकता था, अपने सगी संबंधियों को पद दिला देता था, साथ ही साथ इसमें कुछ मानवीय कमजोरी वगैरह भी थी। अब आते हैं गृह नीति। इसकी गृह नीति बेहद ही शानदार गृह नीति था। इनका गृह नीति क्या था, शानदार गृह नीति था। इस बोल सकते हैं कि रॉबर्ट वॉलपॉल की गृह नीति एक सिद्धांत पर आधारित थी। यह सिद्धांत क्या था कि सोए हुए कुत्ते, क्या है इसकी गृह नीति का सिद्धांत, सोए हुए कुत्ते को छेड़ो मत। इनका गृह नीति का सिद्धांत है, मतलब जो विरोधी है उनको छेड़ना नहीं है, सोए हुए रहने तो कोई पर उसको मौका ही नहीं देना है। तो यानी इसकी गृह नीति किस सिद्धांत पर आधारित थी, सोए हुए कुत्ते को छेड़ो मत की नीति का समर्थक था। और इन्होंने राष्ट्र की समृद्धि और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे अथक प्रयास किए। देश की समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे अथक प्रयास किए। यह एक महान अर्थशास्त्री भी था, यह एक महान अर्थशास्त्री भी था। यहां तक बातें समझ आई। और जो अर्थशास्त्री रहेगा वो देश के नीति को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। जैसे आप सुने होंगे कि 1991 में जब देश में, हमारे देश में मतलब भारत में आर्थिक मंदी आई थी, तो उस समय जो है मनमोहन सिंह हमारे देश के वित्त मंत्री थे, और उन्होंने नई आर्थिक नीति लागू की, जिसको हम लोग आज निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के पक्ष में देखते हैं। ठीक, तो वही चीज है इनकी, मतलब बोल सकते हैं कि ये महान अर्थशास्त्री थे जिन्होंने देश में अलग अलग तरह की नीतियां लागू कर देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का प्रयास किया। इन्होंने देश को क्या बोले थे अभी कि दक्षिणी समुद्र की बुलबुला की घटना से बाहर निकाला। उसके बाद इन्होंने क्या किया, शराब और तंबाकू, देखिए ये दो बड़ी चीज है यूरोप के लिए, शराब और तंबाकू, गर्मी के लिए क्योंकि ठंडा मौसम है वहां पर। तो यूरोप में शराब और तंबाकू की बिक्री पर सीधे बिक्री के स्थान पर टैक्स लगाया, ना कि जो है जहाज पर। आयात पर टैक्स नहीं लगाकर कहाँ लगाता है, बिक्री के स्थान पर टैक्स लगाकर आर्थिक रूप से मजबूती की भावना प्रदान की। उसके बाद आते हैं इसकी धार्मिक नीति क्या क्या थी। धार्मिक नीति, तो धार्मिक नीति रॉबर्ट वॉलपॉल का देखिए बोल हो रहे होंगे। गृह नीति में बोले शानदार गृह नीति, सिद्धांत क्या है, सोए हुए कुत्ते को छेड़ो मत, शराब और तंबाकू की बिक्री पर बोल सकते हैं कहाँ, बिक्री के स्थान पर टैक्स लगा दिया। ठीक, अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की, देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया। ठीक, अब आते हैं धार्मिक नीति। देखिए रॉबर्ट वॉलपॉल के समय आते आते, जैसे कि पिछले क्लासेस में आपने पढ़ी कि इंग्लैंड में धर्म बहुत ज्यादा हावी था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटवाद, लेकिन इनका समय आते आते धर्म लगभग मरणशील हो चुका था। धार्मिक मामला, धार्मिक कट्टरता शेष नहीं थी, मतलब इसके समय में धर्म ज्यादा वर्चस्वशाली नहीं था। लोग अब क्या हो चुके थे, सहिष्णु हो चुके थे। तो इसने उसी मार्ग को अपनाया, धर्म में सहिष्णुता के मार्ग को अपनाया, धर्म को बढ़ावा देने का कोई भी कार्य नहीं किया। ठीक, उसके बाद इन्होंने कैबिनेट प्रथा की विकास की। आपको बताया कि ये इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कैबिनेट प्रथा का विकास किया, मतलब क्या है कि कैबिनेट प्रथा का विकास का तात्पर्य देखो, वहां उस समय जो राजा थे, इसके समय जेम्स प्रथम और जेम्स द्वितीय, हम चार्ल्स नहीं बोल रहे हैं, सॉरी जेम्स प्रथम नहीं है वे, इसके समय राजा थे जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय। जेम्स नहीं, कौन है, जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय। इन दोनों को इंग्लिश नहीं आती थी,
ये दो राजा थे, जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय, इन दोनों को इंग्लिश नहीं आती थी। इस पॉइंट को समझिएगा, कैबिनेट प्रथा का विकास। तो जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय को इंग्लिश नहीं आती थी, जिस वजह से कैबिनेट के बैठक में ये अपने प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपॉल को ही भेजते थे। अब रॉबर्ट वॉलपॉल की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि वे अपनी मर्जी से मंत्रियों को पद दिया करते थे, कर्मचारियों को कार्य का आवंटन दिया करते थे। ये विरोधियों का दबाने का प्रयास कभी नहीं किया। इनका एक खास बात था, विरोधियों को दबाने का प्रयास नहीं किया, इन्होंने विरोधियों को खुश करने का प्रयास किया, जो बाद में इनके पतन का कारण भी बनता है। यहां तक बातें समझ आई? चलिए, ये सारी चीजें आपको एक बार आप पढ़ लेनी है, बुक से स्पष्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रॉबर्ट वॉलपॉल की विदेश नीति की विवेचना करें। एक मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलपॉल की विदेशी नीति की विवेचना करें। वॉलपॉल की विदेशी नीति की विवेचना करें। ध्यान दीजिए आप। तो पहली बात करते हैं कि वॉलपॉल की विदेशी नीति बहुत ही शानदार थी। इसकी विदेशी नीति शांति, क्या बोल रहे हैं, शांति, स्थिरता एवं तटस्थता पर आधारित थी। शांति, स्थिरता और तटस्थता पर आधारित थी। यह विदेश नीति में शांति का अग्रदूत माना जाता है, अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि इससे पहले इंग्लैंड में जो भी प्रसिद्ध नेता या शासक हुए वो युद्ध नीति को बढ़ावा दिया, लेकिन इसे शांति का अग्रदूत माना जाता है। तो बोलते हैं कि रॉबर्ट वॉलपॉल की विदेश नीति काफी ज्यादा शानदार थी। इसे जो है क्या बोल सकते हैं, शांति का अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि इसकी विदेश नीति शांति, स्थिरता और तटस्थता पर आधारित थी। अब यूरोपीय जो है, जितने भी यूरोपीय देश है, यूरोपीय जो है, ये यूरोपीय युद्ध में उलझकर इंग्लैंड को क्या करना है, इंग्लैंड को युद्ध में उलझाकर, इंग्लैंड को युद्ध में उलझाकर इनके अर्थव्यवस्था को या इनको नाश करना चाहते थे, इसकी जनधन की हानि करना चाहते थे। लेकिन इन्होंने उस चीज से अपने देश को बचाया। उसके बाद स्पेन पर जो उत्तराधिकार की लड़ाई हुई थी, ये इंग्लैंड से काफी जुड़ा हुआ रहा, इसीलिए इसका प्रभाव इंग्लैंड पर पड़ा। स्पेन में उत्तराधिकार, क्या बोल रहे हैं, स्पेन के उत्तराधिकार की लड़ाई पर भी इनका जो खर्च हुआ था अभी तक पूरा नहीं कर पाया था, तो इसलिए ये भी युद्ध से तटस्थ रहते थे। उसके बाद हैनार राजवंश, जिसमें हम अभी बोले जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज द्वितीय, ये कौन से राजवंश के हैं, हैनार राजवंश। तो 3 राजवंश आप इंग्लैंड में पढ़ चुके। सबसे पहले कौन सा राजवंश पढ़े थे आप, जो कि जिसमें कि विदेशी आक्रमण का खतरा था, आंतरिक विद्रोह हो जाती थी, तो इस वो राजवंश है, क्या नाम है उसका, वॉडियार या वगैरह। उसके बाद स्टुअर्ट है, स्टुअर्ट के बाद आप तीसरा क्या पढ़े आप, हैनियर राजवंश। तो हैनियर राजवंश की सुरक्षा के लिए इसे विदेशी युद्ध का त्याग करना ही उचित था, विदेश के साथ तटस्थता या मित्रतापूर्ण संबंध ही इनके लिए उचित था। यहाँ तो हम देख सकते हैं कि वॉलपॉल की विदेश नीति काफी शानदार थी। इसकी विदेश नीति शांति, स्थिरता और तटस्थता, शांति, स्थिरता और तटस्थता पर आधारित थी। इनको इंग्लैंड में शांति नीति का अग्रदूत माना जाता है। जहां यूरोप के अन्य देश इंग्लैंड को युद्ध उलझाकर इसकी जान माल की व्यापक हानि करना चाहते थे, उस स्थिति को भी बचकर वॉलपॉल देश को आगे बढ़ा रहे थे। स्पेन के उत्तराधिकार से जो इसके महान जनधन की हानि हुई थी उसका ये क्षतिपूर्ति कर रहे थे, और हैनार राजवंश की सुरक्षा के लिए भी इन्होंने विदेश से मित्रता और सुरक्षा की नीति, अपनी शांति की नीति ज्यादा अच्छा थे। ठीक, अब ये देखो, वॉलपॉल किसी भी तरह के विदेश युद्ध से तटस्थ रहना ज्यादा पसंद करते थे। ये तटस्थ रहते थे, युद्ध में हम शामिल ही नहीं हो, और किसी भी प्रकार का जो बोल सकते हैं मतभेद होते थे वो कूटनीति के सहारे, कौन सी सहारे, कूटनीति के सहारे खत्म करने का प्रयास करते थे, ना कि युद्ध नीति के सहारे। यहां तक बात आई। अब देखो हुआ क्या था कि इन्होंने कूटनीति का एक महान परिचय कहाँ दिया है। एक समय आया क्या कि इंग्लैंड के विरुद्ध 3 देशों का एक गुट बन गया। ये 3 देश कौन है, एक है ऑस्ट्रिया, एक है आपका ऑस्ट्रिया के बाद स्पेन, और एक है आपका रूस। ऑस्ट्रिया, स्पेन और रूस। ठीक, तो क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया, स्पेन, इन दोनों जो है तीनों मिलकर इंग्लैंड के खिलाफ गुट बना लिए। तो इनके गुट के प्रश्न में ऐसा नहीं कि ये पूरी तरह से शांत थे, अरे भाई मारोगे तो कभी ना कभी मारेंगे ना पलट के। तो ऐसी स्थिति में यही है, इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड ने फ्रांस और पर्सा के साथ, किसके साथ, फ्रांस और, देखो इसमें फर संयुक्त है, इसमें पर संयुक्त है, फ्रांस और पर्सा,
परसंयुक्त फरसंयुक्त मिलकर इंग्लैंड ने एक गुट बनाई इन गुट के विरोध में, किसके? ऑस्ट्रिया, स्पेन और रूस के गुट के विरोध में, जो इनकी कूटनीति की महानता का परिचय देता है। ठीक, अब इसकी विभिन्न देशों के साथ क्या क्या नीति इन्होंने अपनाई, तो जिसको हम लोग देख सकते हैं वॉलपोल की स्कॉटिश नीति। यहाँ लिखेंगे आप वॉलपोल की स्कॉटिश नीति, लिखकर आप हेडलाइन बना देंगे स्कॉटिश नीति। इसके अंतर्गत आप क्या क्या लिखेंगे कि देखिए एडिनबरा एक शहर है जो है वॉल यानी स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड जो एक देश है, स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबरा। कहाँ है? स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबरा। एडिनबरा में जो है पार्टिस विद्रोह हुआ। क्या? कौन सा विद्रोह? पार्टिस। ध्यान दीजिएगा, पार्टियों का विद्रोह नहीं है, ये पार्टिस व्यक्ति का नाम है। पार्टिस जो है वहां के सेना का कप्तान था। क्या बोल रहे हैं? एडिनबरा में के एक राजधानी स्कॉटलैंड यानी स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबरा में पार्टिस विद्रोह हुआ। वहाँ पार्टिस कौन थे? वहाँ के पार्टिस जो है सेना का कप्तान था। उन्होंने नगर में चुंगी नहीं यानी टैक्स नहीं देने वाले व्यापारियों के विरुद्ध जो है क्या की? आंदोलन छेड़ा या कार्य चालू किया। टैक्स नहीं देने वाले व्यापारी को, एक व्यापारी को पकड़ के उन्होंने फांसी की सजा सुना दी। किसने? पार्टिस ने, जो कि वहां के क्या थे? सेना कप्तान थे। तो लेकिन जिस व्यापारी ने टैक्स नहीं देने की वजह से जिनको फांसी हुई, उनके समर्थन में लोगों ने, वहां के जनता ने, एडिनबरा के जनता ने वहां के नगर रक्षक सेना पर, मतलब ब्रिटेन की यानी स्कॉटलैंड की जो नगर रक्षक सेना थी उस पर पत्थर बरसाना शुरू कर दी, जिससे पार्टिस ने गुस्सा होकर क्या किया? गोली चलाना प्रारंभ कर दिया जनता पर। तो ऐसी स्थिति में जनता काफी ज्यादा विद्रोही हो गए। किसके विरुद्ध? तो पार्टिस के विरुद्ध। एक बार फिर सारी कहानी समझाते हैं, पहले सुनिए। तो पार्टिस के विरुद्ध विद्रोही हो गए। तो जब पार्टिस के विरुद्ध जनता हो गए विद्रोही, तो अंत में पार्टिस को पकड़कर सुना दी गई फांसी की सजा। लेकिन बाद में सरकार ने क्या की? इनकी फांसी की सजा कर दी माफ। लेकिन उसके जो पार्टिस के विरोधी जनता थे, दीवार तोड़कर जाके जबरदस्ती पकड़ के पार्टिस को फांसी दे दिया, लटका ही दिया इसको। तो ऐसी स्थिति में वॉलपोल जो है क्या, आप देखो स्कॉटलैंड चूंकि इंग्लैंड का, ब्रिटेन का भाग है, इंग्लैंड नहीं ब्रिटेन का भाग है, तो वहां के भी ये प्रधानमंत्री हुए। तो ऐसी स्थिति में इस जो है वॉलपोल ने एडिनबरा का चार्टर छीनना चाहा। एडिनबरा ने क्या किया? वहां के जनता ने नियम का उल्लंघन किया, सरकार के विरुद्ध जाकर किसी को फांसी पे लटका दिया। किसको लटकाया? पार्टिस को। ठीक, तो नियम का उल्लंघन करने के विरोध में वहां का चार्टर छीनना चाहा। चार्टर मतलब अधिकार पत्र होता है, तो चार्टर छीनना चाहा। लेकिन विरोधियों ने इतना ज्यादा इसका विरोध किया तो अंत में एडिनबरा को थोड़ा बहुत आर्थिक दंड देकर इन्होंने छोड़ दी। तो यहाँ इन्होंने कूटनीति का सहारा लिया। कहां पर? स्कॉटलैंड। पूरी बातें समझ आई? पढ़ लीजिएगा। दूसरा बोल रहा है इसकी आयरिश नीति। आयरलैंड जो कि इंग्लैंड का एक हिस्सा है, फिर से वहां मुद्रा प्रणाली में सुधार के लिए इन्होंने तांबे और अन्य धातु के मुद्रा का जो है बनाने का विकास किया, शुरुआत की। लेकिन वहां की जनता से पूछे बिना यह शुरुआत की गई थी, तो जनता ने बहुत ज्यादा विद्रोह कर दिया। तो यहाँ ये अपनी समझदारी दिखाते हुए कि नहीं हम कानून लागू करबे करेंगे, ऐसा नहीं कहा। समझदारी दिखाते हुए मुद्रा ढालने यानी सिक्का ढालने का काम को रद्द कर दिया। अब आते हैं इसकी स्कॉटिश नीति समझ गए, आयरिश नीति समझ गए, मुद्रा वाला बात है आयरिश में, आयरिश नीति। और उसके बाद आते हैं इसकी औपनिवेशिक नीति। उपनिवेश का क्या क्या बात रही? औपनिवेशिक नीति देखो, इन्होंने उपनिवेश से मित्रता पूर्वक व्यवहार रखा। क्या रखा? मित्रता पूर्वक व्यवहार रखा। उपनिवेश को खुश करने के लिए या उपनिवेश की नाराजगी को दूर करने के लिए ये व्यापार में मुक्त व्यापार के सिद्धांत को अपनाना चाहे कि भाई खाली हमरे पे तुम्हारे पे टैक्स नहीं लगेगा, हमरो सामान पे टैक्स लगेगा। लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी उपनिवेश को। ठीक, यहाँ तक याद रखिएगा। मित्रतापूर्ण व्यवहार रखी, मुक्त व्यापार को अपनाया, लेकिन व्यापार में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान नहीं की। ये सारी बातें हैं। अब आते हैं वॉलपोल के पतन के कारण, इसका यानी खत्म कैसे हो गया। ये जो आदमी इतना चरम उत्कर्ष पर 21 साल तक प्रधानमंत्री रहा, वो गिरा कैसे। देखो, वॉलपोल के पतन के, कोई भी आदमी के पतन के कई कारण होते हैं। ठीक, तो सबसे पहला इनका जो कारण माना जाता है कि ये संगठित विरोधी पक्ष का सामना करना पड़ गया इसको। एक संगठित विरोधी पक्ष जो सशक्त थे, मजबूत थे, इनका खिलाफ इतना बड़ा मतलब मजबूती रूप से खड़ा हुआ कि उनका ये सामना नहीं कर सका। उसके बाद देश के जो कुछ नौजवान थे वो भी वॉलपोल के विरोधी हुए, और इतिहास गवाह है कि जिस देश के नौजवान शासक के विरुद्ध विरोधी हुए वो गए, शासक गया। ठीक, तीसरी चीज क्या है कि ये विरोधियों को खुश करने के लिए गलत रास्ता क्या अपनाया? भ्रष्टाचार को अपना लिया था।
फिर इनकी एक सहायक रानी थी जिनका नाम था रानी कैरोलीन। कैरोलीन की भी मृत्यु हो जाने से इनकी सहायिका की मृत्यु हो गई। तो कुल मिलाकर अगर आपको निष्कर्ष लिखना के महान व्यक्ति समृद्धशाली थे, संसदीय व्यवस्था को लागू किया, इंग्लैंड को जो है, मतलब जब भी आप निष्कर्ष लिखो ना तो पॉजिटिव बातें ही लिखना, नेगेटिव लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से अब देखिए आप लोगों के लिए जो अगला इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, इसको देख लीजिएगा क्योंकि बहुत आसानी से समझ आ जाएगा इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। और पूरे औद्योगिक क्रांति से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, लाभ हानि परिणाम कारण सब कुछ, सारे प्रश्न को ठीक से देख के जाइएगा, इतना काफी रहेगा। धन्यवाद।